नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश दूरदर्शन। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा और आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन किसान भाइयों एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें खेत खलिहान की हम बात करते हैं, गांव किसान की हम बात करते हैं। साथ ही साथ हमारी ये कोशिश रहती है कि जो सरकार की तमाम योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचाया जाए, जिसके माध्यम से आप कृषि के व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। और आज एक खास विषय को लेकर हम आए हैं जिस पर बातचीत करेंगे। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मैं परिचय आपका उनसे करा देता हूं, उसके बाद हम चर्चा को विस्तार देंगे। हमारे साथ डॉक्टर राखी गांगिल जुड़ चुकी हैं। आप सहायक प्राध्यापक हैं पशु चिकित्सा महाविद्यालय महू में। मैडम, बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश दूरदर्शन में। और सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैम, सबसे पहले स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की आज हम बात कर रहे हैं, तो किसान भाई और पशुपालक ये जानना चाहते हैं, और यदि हम आम जनता की बात कर लें, उपभोक्ताओं की बात कर लें, तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन आखिर कितना ज़रूरी है? स्वच्छ दुग्ध उत्पादन का मतलब है कि जो दूध है वो किसी भी तरह की अशुद्धि से, चाहे वो दिखने वाली हो चाहे वो ना दिखने वाली हो, उससे मुक्त होना चाहिए। और जो दूध है उसको संपूर्ण आहार माना जाता है, इसीलिए दूध के अंदर किसी भी तरह का संक्रमण होना ये उचित नहीं है। तो इसीलिए स्वच्छ दुग्ध उत्पादन बहुत ज़रूरी है। और मनुष्य अगर ये जो संक्रमित दूध अगर लेगा तो उससे कई तरह की बीमारी होने के चांसेस रहते हैं। कई जैसे कि टाइफाइड है और टीबी है, ये दूध के द्वारा फैलने वाली बीमारियां हैं। तो संक्रमित दूध बहुत ही नुकसानदायक होता है। साथ ही साथ दूध अगर शुद्ध नहीं होगा या किसी भी तरह की उसमें अशुद्धि होगी तो वो दूध की गुणवत्ता को प्रभावित करेगी और उससे बनने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं उनकी भी गुणवत्ता को प्रभावित करेगी। तो इसलिए स्वच्छ दुग्ध उत्पादन बहुत ज़रूरी होता है। मैडम, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में आखिर कौन सी वो बातें हैं जिनका विशेष तौर पर पशुपालकों को ध्यान रखना होता है? क्योंकि कई दफ़ा देखा जाता है कोशिश तो पूरी की जाती है पशुपालकों के द्वारा, लेकिन दूध की सही मात्रा और सही स्वच्छता वो उपभोक्ताओं को प्रदान नहीं कर पाते। जी बिल्कुल। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ विशेष कहा जाए जैसे कि कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में स्वच्छ आवास होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, स्वच्छ पशु होना चाहिए, स्वच्छ ग्वाला होना चाहिए, और यहाँ तक कि जो भी उपकरण और बर्तन जो कि दुग्ध उत्पादन में इस्तेमाल किए जाते हैं उनको भी स्वच्छ होना चाहिए। तो इन्हीं सभी चीज़ों को और वैज्ञानिक तरीके से अगर स्वच्छ दुग्ध उत्पादन करेंगे तो इससे किसान भाइयों को बहुत लाभ होगा। जी, अब वैज्ञानिक तरीके की आपने बात यहाँ पर की है, तो वैज्ञानिक तरीके पर ही सवाल करते हैं। आखिर वैज्ञानिक तरीका क्या पशुपालकों के लिए, किसान भाइयों के लिए आसान हो सकता है, और कैसे वैज्ञानिक तरीके से दुग्ध उत्पादन किया जा सकता है, कि इस विषय में कुछ आप जानकारी दीजिए। जी हाँ, जैसे वैज्ञानिक तरीके की मैंने बात कही है, इसका मतलब ये है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जैसे कि स्वच्छ आवास होना चाहिए। तो जैसे स्वच्छ आवास है तो इतना इन चीज़ों की जानकारी हमारे किसान भाइयों को रखना चाहिए कि जो आवास व्यवस्था है जो पशु की, वो पूरी तरह से हवादार हो, उसमें किसी भी तरह का उस आवास व्यवस्था में संक्रमण ना हो। इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह के बीमार पशु को उस परिवेश में नहीं रखना चाहिए जो स्वस्थ पशु हम दूध लेने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो क्या मैम, यदि बीमार पशु वहाँ पर मौजूद है अन्य पशुओं के साथ, तो क्या ये माना जा सकता है कि संक्रमण की संभावनाएं भी तेज़ी से बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा तेज़ी से संक्रमण पशुओं में आपस में फैलता है। अगर श्वसन तंत्र की बीमारी है तो वो तुरंत ही एक दूसरे से फैलेगी। इसके अलावा जो जीवाणु और विषाणु का स्राव है जो कि पशुओं के मलमूत्र के माध्यम से वो दूसरे पशुओं में फैल सकता है। तो इसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये भी ध्यान रखें कि जो बीमार पशु है उसको स्वस्थ पशु से एकदम अलग रखें, और बीमार पशुओं का जहाँ तक हो सके कि उनका दूध हम इस्तेमाल में ना लें। लेकिन यदि मैम ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि बीमार पशु है लेकिन उसके बावजूद भी उसका दुग्ध उपयोग में लिया जा रहा है, यदि वो दूध दे रहा है, तो कैसे इससे रोका जा सकता है? यदि उस दूध का इस्तेमाल हम करेंगे तो क्या ये माना जा सकता है उससे बीमारियां हो सकती हैं? जी हाँ, स्वच्छ दूध लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। हम बीमार पशु को ना लें तो कोशिश यही रहे। लेकिन अगर हमने बीमार पशु का दूध लिया है तो ऐसे भी हो सकता है कि आप उसको पूरी तरह से उबालें, और कम से कम उसको 5 मिनट तक, उबाल आने के 5 मिनट तक दूध को उबालना चाहिए। उसके बाद उसको इस्तेमाल में ले सकते हैं। और ये भी हो सकता है, ये भी आप कर सकते हैं कि जो भी बीमार पशु और इसका इलाज चल रहा है तो उसके इलाज के दवाइयाँ ख़त्म होने के 3 दिन बाद
आप उसके दूध को इस्तेमाल में ले सकते हैं। बिल्कुल मैम, साथ ही साथ ये भी समझना चाहेंगे, शुरुआती दौर के यदि मैं बात करता हूँ तो क्या ये लक्षण पहले नज़र आ जाते हैं कि आखिर पशु बीमार है, तो क्या पशुपालक उसको पहले ही अन्य पशुओं से अलग कर दे? शुरुआती लक्षण बीमारियों के आखिर कैसे पहचानें? जैसे कि पशु ने खाना पीना दाना लेना बंद कर दिया है और उसका जो जैसे वो उसकी चाल है पशु की वो सही नहीं लग रही है, बुखार लग रहा है और इस तरीके की चीज़, या किसी भी तरह का स्राव निकल रहा है आँखों से, नाक से, तो ऐसी संभावना बन जाती है कि पशु बीमार है। तो उसका तुरंत ही उसकी जांच कराना चाहिए। और दुग्ध उत्पादन की अगर हम बात करते हैं तो थनैला रोग जो रहता है वो पशु को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, तो उसकी जांच तो समय समय पर हमको करनी चाहिए। तो ये माना जा सकता है कि यदि समय समय पर पशुओं की मॉनिटरिंग की जाएगी, यदि उनके स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखा जाएगा तो उनको बीमारियों से दूर किया ही जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ मैम ये भी जानना चाहेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि जो ग्वाले रहते हैं, जो पशुपालक रहते हैं, जो दूध निकालते हैं, उन्हें क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जी हाँ, ये जो ग्वाले हैं जो कि जिनको कि पशु का दूध दोहना है, तो सबसे पहले तो उनकी खुद की स्वास्थ्य देखें कि वो बिल्कुल स्वस्थ है, खुद में स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि कई तरह की बीमारियां रहती हैं जो कि मनुष्य से पशुओं में भी जाती हैं और मनुष्य से संक्रमण दूध में भी जाता है, तो स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही साथ जब वो दूध निकालने जाता है तो साफ़ कपड़े पहनना चाहिए, हाथों को साबुन से धोना चाहिए और नाखून वगैरह जो भी हैं वो सब अच्छे से साफ़ होना चाहिए। और जहाँ तक कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी मुट्ठी के साथ दूध निकाला जाए जी। और दूध निकालने से पहले उसका जो थन है उनको पूरी तरह से साफ़ कर लें अच्छे से, और किसी जीवाणुनाशक घोल से भी उसे साफ़ किया जा सकता है और उसके बाद दूध निकालें। और दूध निकालते वक्त ये एक बहुत खास में ध्यान रखने वाली बात है कि शुरुआत की कुछ धार जो हैं वो बर्तन में ना लें, उसको निकाल दें, उसको फेंक दें, क्योंकि शुरुआत की धार में जीवाणु के होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बाद के दूध में वो जीवाणु का संक्रमण नहीं होता। तो इन चीज़ों का थोड़ा दूध निकालते वक्त ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसका पशुपालकों को ध्यान रखना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यदि हम आहार की बात कर लेते हैं तो पशुओं को संतुलित आहार क्या देना चाहिए जिसके माध्यम से ज़्यादा और सही मात्रा में दुग्ध निकल सके, जिसका उपयोग उपभोक्ता भी कर सकें? पशुओं के आहार का बहुत बड़ा हिस्सा दुग्ध उत्पादन में आता है, तो उनके आहार का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। सूखा चारा, गीला चारा, दाना, खनिज लवण जो भी हमें देना है वो संतुलित मात्रा में देनी चाहिए और उसको किस तरीके से देना है इस पर भी खास ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर दूध निकालना है तो उसके 1-2 घंटे पहले ही उसको चारा देना चाहिए, जिससे कि चारे से जो गंदगी दूध में जानी है वो नहीं होगी। और दूध धोते वक्त उसको दाना देना चाहिए, जिससे कि पशु का ध्यान जो है वो दाने की तरफ रहेगा और आप आसानी से उसका दूध निकाल सकते हैं। ये माना जा सकता है जो पशुपालक हैं उन्हें आमतौर पर इतनी जानकारी है क्योंकि सहायक प्राध्यापक हैं, जब आप मॉनिटर करती हैं लोगों को या सेमिनार लेती हैं तो पशुपालक आपके पास आते होंगे, तो ज़्यादातर आखिर उनके सवाल क्या रहते हैं आपसे? उनके ज़्यादातर आवास व्यवस्था को लेके रहते हैं, पशुओं के स्वास्थ्य की व्यवस्था को रहते हैं, पशुओं की बीमारियों को लेके रहते हैं। और स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में तो पशुओं का जांच, बीमारियों की जांच का बहुत महत्व है। समय समय पर उनके बीमारियों का जांच भी कराते रहें, तो इससे लेकर बातें होती हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसका अगर ध्यान रखेंगे पशुपालक तो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कर पाएंगे और अपना जो व्यवसाय है वो बहुत अच्छे से। बिल्कुल, तो पशुपालकों की कोशिश और किसान भाइयों की कोशिश यही रहती है कि आखिर कैसे इस व्यवसाय को लाभ के व्यवसाय में तब्दील कर सकते हैं। हालांकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिन पर और भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।
यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाया। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैडम, एक बार फिर आपका स्वागत है मध्य प्रदेश दूरदर्शन में, कृषि दर्शन में। और पशुपालकों और किसान भाइयों, हम आज बात कर रहे हैं दुग्ध स्वच्छ उत्पादन की। आखिर कैसे साफ दूध का उपयोग हम कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी खास बातें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है। मैम, आपसे ये समझना चाहेंगे, इसके पहले हमने पशुशाला की बात कर ली, दूध दुहने की जो व्यवस्थाएँ होती हैं उसकी बात कर ली, लेकिन ये बताइए, यदि दूध हम बात करते हैं जीवाणु रहित दूध को बनाने के लिए, तो क्या दुग्ध उत्पादन जीवाणु रहित हो सकता है, और यदि हो सकता है तो उसकी क्या प्रक्रियाएं हैं? जी हाँ, दूध को जीवाणु रहित बनाया जा सकता है। तो एक वैज्ञानिक तौर पर जैसे कहते हैं पाश्चराइजेशन का मतलब ये होता है कि दूध को 71 से 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 सेकंड के लिए गर्म किया जाए और उसके बाद उसे तुरंत ही 4 से 5 डिग्री पर लाया जाए और फिर उसको पैक कर दिया जाए। तो ये जो तरीका है, इससे दूध पूरी तरह से जीवाणु रहित हो जाता है, क्योंकि 15 सेकंड तक
और 71 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो दूध के अंदर जितना भी संक्रमण होगा वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक तरीका है कि इसको जीवाणु रहित बनाया जाता है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि घर में अगर हम दूध लेके आते हैं तो उसको उबाली आने के कम से कम 5 से 7 मिनट तक आप उसको उबालें, तो भी उससे दूध जो है वो हमारा जीवाणु रहित हो जाता है। और उसके बाद उसको ठंडे स्थान पर रखें, जैसे हम लोग फ्रिज में रखते हैं दूध को, तो उससे दूध जो है वो जीवाणु रहित बना रहता तो है। मैम ये माना जा सकता है बिना, जब दूध को हम लेके आते हैं घर पे तो बिना बॉईल करे उसका उपयोग ना करें, लेकिन ये भी देखा जाता है कई बार कि बिना बॉईल किए भी उसका उपयोग किया जाता है, तो क्या ये सेहत के लिए भी ठीक नहीं है? बिल्कुल ठीक नहीं है, ये सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि पशुओं को कई सारी बीमारियां आंतरिक रूप से रहती हैं और जो कि हमें पता नहीं लगती। और वो जो बीमारी जिस संक्रमण के कारण होती हैं वो संक्रमण दूध के द्वारा मनुष्य को प्रभावित करते हैं। जैसे ब्रुसेल्ला का इन्फेक्शन है, ब्रुसेल्ला का संक्रमण है, तो ये और ये टीबी, ये दोनों बीमारियां ऐसी हैं जो आज के परिवेश में भी मनुष्यों से पशुओं में और पशुओं से मनुष्यों में जा रही हैं। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखा जाना चाहिए। कच्चा दूध कभी भी इस्तेमाल में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर आप उबालेंगे इसको 5 से 10 मिनट तक तो उसमें हर प्रकार का जो संक्रमण है वो खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मैम ये भी समझना चाहेंगे, यदि हम साफ़ दूध की बात कर लें तो क्या कोई पैमाने होते हैं, कोई जांच का आधार रहता है कि आखिर एक आम उपभोक्ता कैसे पहचान सकता है कि दूध स्वच्छ है, साफ़ है, मिलावट रहित दूध है? मिलावट एक अलग बात हो गई। मिलावट का मतलब है कि दूध को कृत्रिम रूप से उसके अंदर कुछ ऐसे चेंज किए गए, कुछ बदलाव किए गए जिससे कि दूध बेचना है तो इस तरीके से गए। लेकिन अगर जो शुद्ध दूध है, जो शुद्ध दूध है, उसकी पहचान तो जैसे गंध आती है, उसका जो रंग है वो लाल हो जाता है, या जैसे कभी थनैला रोग हो गया है लेकिन है ना पशुपालक ने ध्यान नहीं दिया, अगर ध्यान नहीं दिया है तो उसमें आप देखेंगे कि दूध के अंदर थोड़े थोड़े चिचड़े देखने को मिलते हैं और रंग थोड़ा सा गुलाबी सा देखने को मिलता है। तो बिल्कुल मैम, आपने यहाँ पशुपालकों के बारे में तो जानकारी दी, लेकिन साथ ही साथ आपने हमारे जो दर्शक हैं उनके बारे में भी जानकारी दे दी है कि आखिर वो कैसे साफ़ दूध की जांच कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और सवाल सामने आ रहा है, वो है दूध को दुहने से लेकर बर्तन की हम बात कर लेते हैं। तो ग्वाले आखिर कौन से बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या स्टेनलेस स्टील बर्तन का इस्तेमाल करें ताकि उसमें जंग लगने की संभावना बेहद कम रहती? जी बिल्कुल, जहाँ तक हो सके स्टेनलेस स्टील का बर्तन ही इस्तेमाल करें। और ये भी ध्यान रखें कि वो जो बर्तन है उसमें किसी भी तरह के कोने नहीं होना चाहिए या किसी भी तरह के गड्ढे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी अगर ऐसे रह गया, दूध रह गया, तो वहाँ पर जीवाणु बहुत जल्दी पनप जाते हैं और वहाँ पर सफाई नहीं रह पाती। तो एक तरीका होता है जिस तरीके से अब बर्तन की सफाई करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो भी बर्तन यूज करें उसके गोलाकार उसका बर्तन हो तो वो सफाई आराम से हो जाती है। अच्छा, साफ़ करने के लिए आप क्या करें कि दूध को पहले जो बर्तन है जिसमें दूध लिया है उसको ठंडे पानी से धोएं, उसके बाद गर्म पानी से धोएं और गर्म पानी में सोडा मिलाकर उसको साफ़ करें, फिर दोबारा गर्म पानी से धोएं और उसके बाद उसको उल्टा करके रख दें। पानी को पूरी तरह से निकल जाना चाहिए और फिर इसे 3 से 4 घंटे के लिए धूप में रख दें। तो जो धूप है जो उससे पूरी तरह से जो जीवाणु का संक्रमण है वो ख़त्म हो जाएगा धूप में रखने से। तो किसी भी तरह की गंध नहीं आएगी बर्तन में, तभी आपको स्वच्छ दूध आप ले सकते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यदि इनका ध्यान रखा जाएगा तो साफ दूध और स्वच्छ दूध को उपभोक्ताओं तक जो हमारे पशुपालक हैं वो पहुंचा सकते हैं। लेकिन मैम, इसके साथ ही साथ यदि जल प्रबंधन की हम बात करें या जल व्यवस्था की बात करें तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। अब पशुशाला में आखिर जल व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? पशुशाला में हमेशा 24 घंटे शुद्ध पानी की व्यवस्था रहनी चाहिए क्योंकि जानवर जहाँ बंधे रहते हैं वहाँ गंदगी तो होती है, तो उसकी साफ़ सफाई के लिए 24 घंटे व्यवस्था होनी चाहिए। शुद्ध पानी उनको पीने को मिलना चाहिए। बर्तनों को साफ़ करने के लिए भी शुद्ध पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि पानी अगर गंदा रहेगा तो वो गंदगी से बर्तन आपने साफ़ भी कर लिए तो भी वो उसको संक्रमित करेंगे। तो इसलिए पानी का बहुत बड़ा योगदान है। और जो फर्श है जो हम साफ़ करते हैं वो भी साफ़ पानी से साफ़ करने के बाद उसको सुखा दें और सुखाने के लिए भुजा चूने का इस्तेमाल करें। तो इस तरीके से जो पानी है उसकी बहुत ज़्यादा मुख्य भूमिका है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन। इसके अलावा मैम, यदि हम बात कर लेते हैं, आपने पहले बताया कि वैज्ञानिक तरीके से भी पशुशाला का निर्माण किया जाता है जिसमें जल निकासी की भी व्यवस्था की जाती है, लेकिन कई ऐसे पशुपालक होते हैं जो कि आर्थिक रूप से इतने सक्षम नहीं रहते कि इतनी बेहतर व्यवस्था वो पशुओं के लिए कर सकें, तो वो लोग क्या कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए?
पशुशाला में कुछ चीज़ों का ही अगर ध्यान रखेंगे तो ही वो तो भी स्वच्छ दुग्ध उत्पादन मिल सकता है। जैसे फर्श है, फर्श को फर्श के किनारे पर गड्ढे जो बनाए जाते हैं वो उचित उसका जो ढलान है वो उचित होना चाहिए, जिससे इसका मल मूत्र है वो आसानी से निकाला जा सके। वहाँ पर थोड़ी सी खिड़कियाँ रहें, हवादार रहें, और अगर हवादार पूरी तरह से नहीं मिल पा रही हैं तो इतना रखें कि 2 फीट की ऊंचाई तक आप उसकी दीवारें बना दें, और ऊपर से अगर खुला भी रखेंगे तो भी होगा। पूरा शेड अगर नहीं होगा तो भी कर सकते हैं, लेकिन 2 फीट की ऊंचाई तक उसको उतने एरिया को स्वच्छ बनाने के लिए ये जरूरी है। मैडम, इसके साथ ही साथ ये भी जानना चाहेंगे क्या पशुशाला के आधार पर ही पशुओं की संख्या भी निर्धारित की जाती है कि आखिर जितनी जगह है पशुपालकों के पास उतने ही स्पेस में पशुओं को व्यवस्थित रखा जा सकता है? जी हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है कि पशुओं का, जैसे कहते हैं कि स्ट्रेस एक शब्द आता है, हम लोग भी कहीं अगर कंफर्टेबल रहते, कहीं हम बैठते हैं तो तनाव में नहीं रहना चाहिए। पशुओं को उतना स्थान देना चाहिए कि वो आराम से चलायमान रह सके, उनको किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो घनी व्यवस्था के कारण। तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि बहुत ही कम जगह में बहुत ज़्यादा जानवरों को ना रखा जाए। तो यदि सही दूध चाहिए, यदि स्वच्छ दूध चाहिए तो कुछ बातें हैं जिसका ध्यान हमें रखना होगा, और यदि इन बातों का ध्यान रखा जा सकता है तो ये कहा जा सकता है कि सही दूध और स्वच्छ दूध का उत्पादन हो सकता है। मैम, तमाम जानकारियां जो आपने बहुत ही सरल अंदाज में किसान भाइयों तक पहुंचाई हैं, पशुपालक तक पहुंचाई है, उम्मीद यही करेंगे कि वो जानकारी उन तक पहुँचे और उसका वो उपयोग करें। हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अब वक्त हो चला है खबरें खेती देखने का। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सिंचाई परियोजनाओं का कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश, महिलाएं संभालेगी धान खरीदी केंद्र का संचालन, भोपाल में बढ़ रहा दूध देने वाली गायों का कुनमा, और किसानों को मौसम विभाग की सलाह। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। देश में किसानों की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे किसान इस योजना से अधिक जुड़कर लाभ प्राप्त कर सके। इसी अभियान के तहत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री श्री बृजेंद्र सिंह यादव ने अशोकनगर कलेक्टर परिसर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 3 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राज्य मंत्री श्री यादव ने बताया कि सभी रथ जिले में घूमकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी किसान भाइयों को देंगे। राज्य मंत्री श्री यादव ने कहा कि कृषकों तक फसल बीमा योजना की जानकारी पहुंचाने से वह योजना का लाभ आसानी से ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों को फसल बीमा योजना से क्या फायदे होंगे और कृषकगण इससे कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, ये पूरी जानकारी रथ के माध्यम से जिले के किसानों को दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नर्मदा घाटी विकास विभाग प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं का कार्य तेज गति से पूरा कराने का प्रयास करे। जिन परियोजनाओं का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हुआ है उन्हें शीघ्रता से प्रारंभ कराया जाए। प्रदेश में सिंचाई की क्षमता बढ़ाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंत्रालय में नर्मदा नियंत्रण मंडल की 72वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में हरदा जिले को 100% सिंचित जिला बनाएं। प्रदेश के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हरदा 100% सिंचित जिला बनकर अन्य जिलों के लिए आदर्श मॉडल बन सकेगा। बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैस सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे। जानकारी दी गई कि चिंकी बौरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत चिंकी एवं बौरास बराज पावर हाउस, पंप हाउस आदि का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना से नरसिंहपुर, रायसेन और होशंगाबाद जिले की 396 ग्राम लाभान्वित होंगे तथा 1,31,925 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा भी उपलब्ध हो सकेगी। सावर माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत खरगोन, इंदौर के प्रेशराइज्ड पाइप सिंचाई प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से
272 ग्राम लाभान्वित होंगे और 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सकेगी। बैठक में भिकनगांव बिंजलवाड़ा माइक्रो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत खरगोन जिले में माइक्रो सिंचाई पद्धति से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की समय सीमा 30 जून 2023 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है। परियोजना के पूर्ण होने पर 50,000 हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि धान खरीदी केंद्र का संचालन स्व सहायता समूह की सदस्य महिलाएं भी करेगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने बुधवार को होशंगाबाद जिले के बजरवाड़ा गांव में धान खरीदी केंद्र का तौल कांटे का पूजन कर शुभारंभ करते हुए ये बात कही। सहकारिता मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार महिला स्व सहायता समूह को बढ़ावा देने के लिए खरीदी केंद्रों का दायित्व सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी माताएं बहनें खरीदी केंद्रों पर उपार्जन गतिविधियों को संचालित करेगी। सहकारिता मंत्री डॉक्टर भदौरिया ने कहा कि बाबई नगर के पास ग्राम बजरवाड़ा में धान खरीदी केंद्र जय दुर्गे महिला स्व सहायता समूह द्वारा संचालित किया जाएगा। धान खरीदी केंद्र शुभारंभ कार्यक्रम में सुहागपुर विधायक श्री विजयपाल सिंह, स्व सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती ममता साहू, सचिव श्रीमती राजकुमारी और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा वर्ष 2014-15 में भोपाल के केरवा स्थित मदर बुल फार्म पर आरंभ किए गए भ्रूण प्रत्यारोपण के बहुत अच्छे परिणाम अब मिल रहे हैं। सर्वोत्तम गिर नस्ल की गाय और सांड के आरंभ किए गए प्रोजेक्ट से आज फार्म पर सैरोगेसी से जन्मी 298 गाय मौजूद है। देश की सर्वाधिक दूध देने वाले गिर, थारपकर और साहिवाल नस्ल की इन गायों से उच्च गुणवत्ता का दुग्ध उत्पादन बढ़ने के साथ ही गायों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। गिर और साहिवाल नस्ल की गाय 15 से 20 लीटर और थारपकर नस्ल की गाय 10 से 20 लीटर प्रतिदिन दूध दे रही है। प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम डॉक्टर HBS भदौरिया ने बताया कि वर्तमान में बुल मदर फार्म पर 386 देशी गाय है। उच्च नस्ल वाली गाय के भ्रूण प्रत्यारोपण के लिए अनुपयोगी देशी गायों की कोक का प्रयोग किया जा रहा है। चना, मसूर, सरसों और अगेती गेहूं आदि फसलों में निंदा नियंत्रण करें। सिंचित दशा में गेहूं की फसल में पहली सिंचाई 20 दिन के पश्चात करें और बाद में सिंचाई 20 से 25 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार करें। किसान भाई चने की फसल का निरीक्षण करें। चने की इल्ली की संख्या 2 या 2 से अधिक इल्ली प्रति मीटर होने पर शीघ्र नियंत्रण करें। इसके नियंत्रण हेतु क्विनोलफॉल 25 EC दवा की 2 मिलीमीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, आज के खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो आज के कृषि दर्शन के इस अंक में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।